नमस्कार सभी को। सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? एकदम मजे में हैं। ठंड बढ़ चुकी है, बरसात भी हो रही है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है कि बारिश हो रही है इन दिनों। तो ठंड से बचिए, पढ़ाई करते रहिए। जैसा कि आप लोग पेपर देख के आए होंगे, पीसीएस का एग्जाम, आप लोगों का कैसा हुआ पेपर, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बार बार एक बात आप लोगों से कहता हूं कि कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए तो बिल्कुल डेप्थ में उसकी पढ़ाई करिए। अगर आप पीसीएस वगैरह एग्जाम दे रहे हैं किसी भी स्टेट का, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। मेरा मानना है जो पढ़िए अच्छा पढ़िए, एक बार पढ़ के उसको कंप्लीट कर दीजिए और उसके बाद वो आजीवन आपके काम आता रहेगा। आप फैक्चुअल वन लाइनर टाइप का अगर जीएस तैयार कर रहे हैं तो आपके किसी काम का नहीं होगा। तो पढ़ाई, आप पढ़ाई का जो स्टेटस है अपने, उसका लेवल जो है वो आप बढ़ाइए और डिटेल में पढ़ाई करिए, डेप्थ में पढ़ाई करिए, ताकि वो आपके हर एग्जाम में उसका जो है बेनिफिट आपको मिल सके। तो पेपर बहुत ही कठिन था, बहुत अच्छा था पेपर, लेवल बहुत अच्छा था। पेपर भी बहुत कठिन माना जा सकता है। और लेकिन जो मेरे पॉलिटी विषय पर जो हम चर्चा कर रहे हैं वह बिल्कुल पेपर के अनुरूप चल रही है। पेपर आप उठाइएगा और उसमें क्वेश्चन देखिएगा और जितनी मेरी क्लासेस हुई हैं अभी तक की उसको देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूँगा, आपका जैसे केस केस से रिलेटेड क्वेश्चन आया आपका, और बिल्कुल क्रम वाइज जैसे मैंने उसको पढ़ाया था उससे वैसे ही पूछा गया एग्जाम में। उसके बाद अगर बात करें तो आपका जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार था, वो भी क्वेश्चन में आया। उसके बाद मैंने आर्टिकल 19 को पढ़ाते वक्त कहा था कि आर्टिकल 19 सिर्फ ऊपरी सतही तौर पे आप लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें भी 6 प्रकार के अधिकार हैं। 7 थे, एक हटा दिया गया था और 6 हैं। जो हटाया गया था वही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा आर्टिकल 19 में नहीं है, तो वह क्वेश्चन भी आया। उसके बाद अगर बात करें तो आपका जो और भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो आपको जितना कुल मिला के ये है कि आपको जो भी पढ़ना है बहुत अच्छे से पढ़िए, और पेपर को देख के ही हम जो भी यहाँ पे बता रहे हैं, मुझे अच्छा खासा अनुभव है, मुझे पता है पेपर का स्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो अपने पढ़ाई के लेवल को भी हम बढ़ाकर चलते हैं। तो पढ़िए और बेहतरीन पढ़िए, अच्छा पढ़िए। तो बिल्कुल पेपर के अनुरूप हमारी क्लासेस चल रही हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आपका कोई भी स्टेटस हो एग्जाम का, उसके अनुरूप हमारा पाठ्यक्रम बिल्कुल चल रहा है। बहुत डिटेल में हमारी क्लासेस हो रही हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो क्लासेस देखिए और उसके बाद में आप जो है पेपर पीसीएस का उठा के देखिए जो कि 22 तारीख को हुआ। आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है, किस प्रकार का कंटेंट दिया जा रहा है। तो आई होप आप हमारी बात को समझ चुके होंगे। कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, पॉलिटी नहीं, करंट अफेयर जो भी मैंने पढ़ाया बहुत डिटेल में पढ़ाया। योजनाओं की जो क्लासेस हुई हैं उसी योजनाओं की क्लासेस से इतने सारे जो भी क्वेश्चन आए हैं, अगर योजनाओं की क्लासेस आपने देखा है तो उससे सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। उसके बाद में अगर आप बात करें तो आपका जो ये करंट अफेयर का टॉपिक है जो भी मैंने पढ़ाया बहुत डिटेल में पढ़ाया है, और उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। पीरू लाओ पीरू पाओ बहुत अच्छे से मैंने बताया था। तो वो सारे क्वेश्चन आए हैं। तो आपको याद रखना है कि पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए और किसी भी सब्जेक्ट को उठाइए तो सतही तौर पे नहीं। ये नहीं कि आप 4 घंटे की मैराथन क्लास ले रहे हैं और उस क्लास के माध्यम से अपना पूरा पाठ्यक्रम आप जो है 4 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये नहीं करना है। जो मैराथन क्लासेस होती हैं या जो भी आपका वो है, जब आपके पास समय नहीं है रिवीजन का तो आप उसको देख सकते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई का जो गहराई है वो बहुत अंदर तक ले जाइए, क्योंकि पेपर का जो कठिनाई लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। तो हमारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। आज की चर्चा को हम देखेंगे। हमारी चर्चा चल रही थी भारतीय संविधान पे, और भारतीय संविधान का जो पार्ट 4 है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उस पे हमारा डिस्कशन चल रहा था। पिछली क्लासेस में जो हुई है डीपीएसपी में, मैंने उसमें आर्टिकल 38 तक की बातें हमने उसमें देखी थी और बहुत अच्छे से देखा था। 38 तक का हमारा जो टॉपिक था वह कंप्लीट हो चुका है, आर्टिकल 38। और आज हम अपनी क्लास में आर्टिकल 39 से शुरुआत करेंगे। और आर्टिकल 39 में भी वैसे ही है जैसे आर्टिकल 19 में था कि आपको बहुत डिटेल में उसके अंदर घुस के पढ़ना है। आर्टिकल 39 में 6 बातें हैं और 6 बातों को बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन इसको पता होना चाहिए आपका कि किस 39 के आर्टिकल के अंतर्गत किस भाग में है, ये भी याद रखना है, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो बनेगा वह यही बनेगा और कठिनाई का स्तर ऐसे ही बढ़ता जाएगा। पेपर के आपको पेपर के अनुरूप चलना है। तो आज हम 39 से शुरुआत करेंगे।
क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। साथ में आप पूरा सेशन देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि क्लास कैसे बताई जा रही है, कैसे क्या पढ़ाया जा रहा है, कंटेंट क्या है। तो तब आप उसका मूल्यांकन कर पाएंगे। तो क्लास पूरी देखिए और सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सेशन पसंद आए तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए अब विलंब नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज की चर्चा को। तो आर्टिकल 39 डीपीएसपी का आपका आर्टिकल 39, मैंने बताया इसमें 6 बातें, यहाँ लिख दीजिए कि इसके अंतर्गत 6 बातें हैं। 6 बातें हैं, 6 बातें हैं। और ये बातें कौन कौन सी हैं ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो पहला जो इसका भाग ए है, आर्टिकल 39A, यहाँ पे 39 भी लिख सकते हैं आप, अगर नोट्स बना रहे हैं तो उसमें 39A लिखिए। तो 39A या स्मॉल वाला है, स्मॉल वाला यानी 39 का भाग ए में क्या बात है कि राज्य, पुरुष व स्त्री यानी सभी नागरिकों को आजीविका के समान अवसर यानी एम्प्लॉयमेंट के अवसर पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। इसका मतलब हो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यानी सभी नागरिकों के लिए जो राज्य है। अब राज्य क्या है, राज्य की बात वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश मत लीजिएगा, मैं कई बार बात बता चुका हूँ। राज्य की बात आर्टिकल 12 में है और वहाँ पे मैंने 36 में बताया था। तो आपको भूलना नहीं है, आर्टिकल 12 के अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा है वही वाला राज्य है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं है, उत्तर प्रदेश, एमपी, राजस्थान। तो आपको ध्यान रखना है। तो राज्य क्या करेगा कि पुरुष व स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के समान अवसर व पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। तो यानी चाहे नागरिक में सभी आ जाते हैं, पुरुष स्त्री, यानी उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के समान अवसर व पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है, 39 का पहला भाग। अब अवसर की समानता का बात है, आप ध्यान रखिए। अवसर की समानता आपने और कहाँ पढ़ी, आपको याद है कि भूल गए? तो प्रस्तावना में भी अवसर की समानता की बात है, फंडामेंटल राइट में भी अवसर की समानता की बात है। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 16 में। तो वही अवसर की समानता यहाँ भी है। आर्टिकल 39 का जो ए भाग है उसमें यह लिखा गया है कि राज्य स्त्री एवं पुरुषों के लिए आजीविका के समान अवसर उपलब्ध कराएगा और संसाधनों का समान उपलब्ध कराएगा। तो पर्याप्त साधन और अवसर उपलब्ध कराएगा, पहला भाग है। उसके बाद बी भाग में देखिए कि राज्य भौतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करेगा जिससे अधिकतम लोगों का कल्याण हो, यानी भौतिक संसाधनों का उचित वितरण व स्वामित्व होगा। जैसे इसका क्या मतलब हुआ, भौतिक संसाधन हमारे क्या होते हैं? भौतिक संसाधन वे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति के द्वारा आपको प्राप्त है। जैसे जल ले लीजिए, भौतिक संसाधन है। मिट्टी ले लीजिए, भौतिक संसाधन है। आपका सूर्य का सूर्यताप है यानी सौर ऊर्जा है, वो भी भौतिक संसाधन है। मिनरल्स हैं, वो भी भौतिक संसाधन है। तो इन भौतिक संसाधनों का राज्य जो है इस प्रकार प्रयोग करेगा कि उससे लोगों का, अधिकतम लोगों का कल्याण हो। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल बी, आर्टिकल 39 का बी ये आपको याद रखना है, यानी भौतिक संसाधनों का उचित वितरण व स्वामित्व हो राज्य के पास। ये नहीं अंधाधुंध दोहन कर रहा है, उससे क्या हो कि जो है लोगों का कल्याण की बजाय उनका जो है हनन हो रहा है उनका। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, लोगों को कल्याण हो इस प्रकार संसाधनों का प्रयोग राज्य करेगा। उसके बाद आपको याद रखना है 39 का सी पार्ट। 39 के सी पार्ट में राज्य इस प्रकार व्यवस्था बनाएगा कि उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न हो। अब देखिए यहाँ भी साधन है, संसाधन है, यहाँ भी साधन संसाधन है। तो राज्य यह ऐसी व्यवस्था बनाएगा, ऐसी नीतियां आप संचालित करेगा कि उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण ना हो। इसका मतलब क्या हुआ? सेंट्रलाइजेशन ना हो। किसी भी, मान लीजिए कोई कंपनी ले लेते हैं, जैसे वर्तमान में आपका देख लीजिए अडानी ग्रुप है, तो साधनों का अगर एक तरफ झुकाव कर दिया जाए यानी एक जगह सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा तो उसी को केंद्रीकरण बोलेंगे। तो राज्य इस प्रकार की व्यवस्था बनाएगा या नीतियां बनाएगा कि जो संसाधन है, साधन है, उसका केंद्रीकरण ना हो, यानी विकेंद्रीकरण हो। विकेंद्रीकरण हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, यानी लोगों तक वितरित हो। या ये बात नहीं होनी चाहिए कि वहां पे एक लोग की तरफ उसका सेंट्रलाइजेशन हो। तो राज्य इस प्रकार व्यवस्था बनाएगा कि उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न हो। तो आर्टिकल 39 का सी आपको याद रखना है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 39 का डी। आप बहुत बार पढ़ते होंगे और लेकिन आप यही पढ़ते होंगे आर्टिकल 39 में पुरुष एवं स्त्री के लिए सामान्य कार्य के लिए समान व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन या
है व्यवस्था। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, यह आर्टिकल 39 में आप पढ़ते होंगे, लेकिन आर्टिकल 39 के किस पार्ट में है यह भी आपको याद रखना है। तो डी पार्ट में है, और ऐसा क्वेश्चन अब आगे ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, आपको बिल्कुल डिटेल में आर्टिकल के अंदर घुस के पूछा जाएगा, क्योंकि 39 सबको पता है कि समान कार्य के बदले समान वेतन, यानी स्त्री एवं पुरुष, मान लीजिए कोई स्त्री है तो उसकी दैनिक दिहाड़ी आप देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, दैनिक मजदूरी जो होती है उसकी 200 रुपये, अगर एग्जाम्पल के तौर पर माने 200 है, तो वहीं अगर पुरुषों की बात करें तो वहाँ पे पुरुषों की 300 है। हालांकि ऐसी व्यवस्था अभी भी चल रही है, लेकिन अगर संविधान की बात करें तो संविधान कहता है कि अगर पुरुष से भी वही काम करवाया जा रहा है और स्त्री से भी वही काम करवाया जा रहा है, यानी दोनों का कार्य जो है समान है, दोनों का कार्य समान है, तो उसको समान वेतन भी मिलना चाहिए। अगर उसको 300 मिल रहा है पुरुष को, तो 300 स्त्री को भी मिलना चाहिए, यह आपका भारतीय संविधान कहता है। और आर्टिकल 39 का डी पार्ट में यह बात लिखी है, समान कार्य के लिए समान वेतन। यहाँ वेतन है, ध्यान रखिएगा, वेतन मिलना चाहिए स्त्री व पुरुष दोनों को। फिर अगला जो भाग है इसका आर्टिकल 39 का, वह ई पार्ट है, और ई पार्ट में क्या है, पुरुष तथा स्त्री के लिए स्वास्थ्य एवं शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था, यानी टीनेज अवस्था में सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, और आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल ना हो। यानी इसमें यह बात है कि जैसे पुरुष हैं, स्त्री हैं या बालक सुकुमार टीनेज अवस्था है, उनको स्वस्थ स्वस्थ रोजगार आजीविका के अवसर होने चाहिए, या नहीं कि किसी भी कार्य में उनको लगा दिया जाए, तो किसी भी कार्य में न जाना पड़े। मान लीजिए आपको माइनिंग का काम है, माइनिंग में बच्चों को लगा दिया गया, तो उनके लिए वह स्वस्थकर नहीं है। तो इसी प्रकार स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, बालकों के सुकुमार अवस्था का ध्यान रखते हुए, महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, पुरुषों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस प्रकार अवसर उपलब्ध कराए जाएं कि जो है उनके लिए हानिकारक ना हो। ये नहीं कि उनको अगर आवश्यकता है आजीविका की, रोजगार की आवश्यकता है, तो उस आवश्यकता से विवश होकर उनको किसी ऐसे काम में धकेल दो जो उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल ना हो। तो यह बात आपको याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह बात, कि स्वास्थ्य की बात इसमें ध्यान रखनी है कि स्वास्थ्य के अनुकूल होना चाहिए। कोई भी कार्य कर रहा है, पुरुष हो या स्त्री हो, ये नहीं कि हम विवश हैं रोजगार के लिए, तो सरकार ऐसा अवसर उपलब्ध हमको कराए कि जो हमारी शक्ति यानी हमारे सामर्थ्य और हमारी आयु के अनुकूल नहीं है, स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। तो आपका 39E जो पार्ट है उसमें यह बात लिखी हुई है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पुरुष तथा स्त्री के स्वास्थ्य एवं शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था, इसको बोलते हैं टीनेज एज, टीनेज में है सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, और आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल ना हो। तो यह बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब बात करें अगर आपका आर्टिकल 39 का जो लास्ट पार्ट है, एफ की बात करेंगे, तो एफ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। एफ में कुछ ऐसे सामान्य बातें थी, लेकिन उसमें आपका संशोधन किया गया। आपका आर्टिकल 39F जो लास्ट पार्ट है 39 का, उसमें संशोधन करते हुए कुछ बातें लिखी गई, मैं उसको बताऊंगा। तो संशोधन किस आर्टिकल से हुआ, तो यह 42वां संशोधन था। 42वां संविधान संशोधन था, 1976 में हुआ, लेकिन लागू हुआ 1977 में। यह बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 42वां संविधान संशोधन है कब लागू हुआ, यह कब आया, और उसमें 76 ऑप्शन दिया ही ना जाए तो बहुत लोग कहेंगे क्वेश्चन ही गलत है। तो क्वेश्चन नहीं गलत होता है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नहीं गलत होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे 1977 में लागू हुआ था, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया इसमें कुछ बातें कि बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में, क्या बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय, स्वतंत्र, पहले तो स्वतंत्र लिखिए, स्वतंत्र व गरिमामय वातावरण में उनका स्वस्थ विकास हो। गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास, हेल्दी डेवलपमेंट हो, स्वस्थ विकास हो, विकास के अवसर उनको दिए जाए और सुविधा दी जाए, और बालकों तथा अल्पायु व्यक्तियों के शोषण को भी रोका जाए। इसमें शोषण यानी बालकों और अल्पायु व्यक्तियों के
बालकों एवं अल्पायु अल्पायु व्यक्तियों के शोषण को रोकने की बात है, शोषण को रोकने की बात है, तो यह भी आपको याद रखना है। और नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से उनकी रक्षा की जाए, यानी आर्थिक परित्याग उनका ना किया जाए और नैतिकता उनके साथ नैतिकता भी बनाए रखा जाए, ऐसी व्यवस्था लागू करने राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 39 का एफ, स्मॉल एफ लेंगे, स्मॉल एफ यानी 39 का एफ पार्ट में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसमें बहुत सारी बातें जोड़ी गई हैं। मूलतः भी यह आर्टिकल था, लेकिन इसमें जो जोड़ा गया है उसको आप याद रखना है। तो उसमें क्या बातें कही गई हैं कि बालकों को आपका स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में उनका स्वस्थ विकास हो, यानी हेल्दी डेवलपमेंट हो, और साथ में उनको स्वस्थ विकास के अवसर दिए राज्य और सुविधा दी जाए, और बालकों तथा अल्पायु व्यक्तियों के शोषण से उनको बचाया जाए, और नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से भी उनकी रक्षा की जाए। यानी अगर वो बच्चा है तो उसके साथ ऐसा ना हो कोई अनैतिक कार्य भी हो और उसका आर्थिक परित्याग भी ना किया जाए। तो इस प्रकार की व्यवस्था बनाना राज्य का कर्तव्य होगा। यह सब डीपीएसपी के अंतर्गत आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह बातें आपकी पूर्णतः स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं। तो इस प्रकार 39 का जितने 6 पार्ट थे, 6 बातें हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सब अच्छे से बिल्कुल याद रखना है। इसमें एक भी पॉइंट इधर से उधर मत करिएगा, इधर से उधर मत करिएगा। जैसे मैंने केस पढ़ाया था, केस में बिल्कुल क्रम से बताया, आयोग ने वैसे ही क्रम से क्वेश्चन पूछ लिया कि इसको क्रमानुसार उसको यानी सीक्वेंस में उसको आप अरेंज करिए। तो शंकरी प्रसाद, सज्जन वाला केस और गोलकनाथ और आपका जो है केशवानंद भारती, इनको आपको सीक्वेंस में लगाना है, यह क्वेश्चन पूछ लिया। तो उसी प्रकार 39 का आर्टिकल जो है इसमें जो 6 बातें हैं इसको सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि अलग अलग भाग में है, इसको आप इधर से उधर मत कर दीजिएगा, यह अनर्थ हो जाएगा और एग्जाम में भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये टोटल बातें हो चुकी अनुच्छेद 39 की। अभी इसमें 39 तो पढ़ते ही होंगे। 39 में आपने कभी 39A पढ़ा है क्या? 39A पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा हो तो बताइएगा। 39A कभी पढ़ा है? चलो 39A भी फिलहाल अभी जो इसमें 39 के बी और सी इस भाग को पहले बता देता हूँ कि जब आपका जो केस आया था, आपको मैंने बताया था कि जो 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण हेतु 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण हेतु सरकार का जब अध्यादेश आया राष्ट्रीयकरण हेतु जब अध्यादेश आया था सरकार का, इंदिरा गांधी सरकार ने लाया 1969 में, तो इसको क्या किस केस में? कवासी, मैंने पढ़ाया था उसमें किसमें, फंडामेंटल राइट में, कवासी रुस्तम जी कूपर बनाम भारत संघवाद 1970 का मामला था यार, 1970 का। और एक माधवराव सिंधिया वाला भी था, आपको याद रखना है, माधवराव सिंधिया, यह भी 1970 का मामला था। तो इन दोनों वाद में पहला वाद जो कवजी वाला था, इसमें 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण की जो बात की गई थी, अध्यादेश लाया गया था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 1969 में, उसको रुस्तम कवजी केस में उसको निरस्त कर दिया गया। उसके बाद माधवराव सिंधिया, जो अब राजा महाराजाओं के आपका जो पेंशन आदि है, जो विशेषाधिकार थे, जब इंदिरा गांधी सरकार ने खत्म करने के लिए जो है जब अध्यादेश लाया, तो उसमें माधवराव सिंधिया केस में 1970 में उसको भी अध्यादेश को भी निरस्त कर दिया। तो इन दोनों अध्यादेशों को इंदिरा गांधी सरकार के निरस्त कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन दोनों केसेस में। उसके बाद क्या किया इंदिरा गांधी सरकार ने कि अनुच्छेद 31C, आपका अनुच्छेद 31C जोड़ा, 31C कैपिटल C 3100 जोड़ा, और 31C जो आपका है 25वां संविधान। 24, 25, 26 3 संशोधन आए थे, आपको याद रखने हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर से नहीं बताऊंगा। तो 31C अनुच्छेद जोड़ा, और इसमें सरकार ने क्या प्रावधान किया कि 31C के अंतर्गत यह बात कर दी कि जो आपका अनुच्छेद 39 का आपका बी पार्ट है और सी पार्ट है,
मैं अभी पढ़ाया हूँ जो बी और सी पार्ट को क्या अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 19 19 इन दोनों को वरीयता दी जाएगी। यहीं पे बात लिखी गई है, वरीयता दी जाएगी। तो 31 सी जोड़ा गया था कौन से 2 केसेस के बाद। तो आपको रुस्तम कवसजी वाला केस याद रखना है, वो मैंने बताया था जब फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे तो मैंने बहुत डिटेल में बताया था। तो रुस्तम कवसजी वाला और माधवराव सिंधिया दोनों 1970 के केस हैं, 1970 के। और इन दोनों केसेस में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण संबंधित जो अध्यादेश है उसको निरस्त किया सुप्रीम कोर्ट ने। साथ में जो आपके राजा महाराजाओं के जो विशेषाधिकार हैं, पेंशन, पृथ्वी प्रसाद वगैरह जो समाप्त किया गया था, उससे संबंधित जो अध्यादेश आया उसको भी निरस्त कर दिया। तो दोनों को निरस्त कर दिया। तो उसके बाद 24, 25, 26 3 संशोधन लगातार आए थे। तो 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से 31 सी आर्टिकल जोड़ा गया, जिसमें यह बात की गई कि जो फंडामेंटल राइट्स पर वरीयता दी गई किसको, डीपीएसपी को, यानी अनुच्छेद 39 बी सी को अनुच्छेद 14 और 19 ये दोनों फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद हैं, इन पर श्रेष्ठ बताया गया किसको, डीपीएसपी को। तो फंडामेंटल राइट्स पे श्रेष्ठ बताया गया डीपीएसपी को, यह आपको याद रखना है। फंडामेंटल राइट के टॉपिक में भी मैंने इसको बताया था, तो भूलना नहीं है। तो आर्टिकल 39 पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। अब आर्टिकल 39 का ए पार्ट भी है, ए पार्ट भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो यह भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आया। इसमें क्या कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना एवं निःशुल्क निःशुल्क कानूनी सहायता, विधिक सहायता बोलिए, कानूनी सहायता लीगल असिस्टेंट बोलते हैं, तो कानूनी सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े। तो यह बात लिखी है आर्टिकल 39 ए, और यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना और साथ में निःशुल्क विधिक कानूनी सहायता जो है वह आपको दी जाए, ताकि क्या हो, जैसे मान लीजिए कानूनी सहायता कैसे दिया जाएगा। एक तो वकील भी आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। साथ में अगर आपको कानूनी दांव-पेच नहीं पता है, कानून के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो ऐसे व्यवस्था बनाए सरकार की, जो गरीब हैं, जो पैसा नहीं खर्च कर सकते, जो वकील नहीं कर सकते, उनको क्या हो, उनको कानूनी विधिक सहायता देने वाला कोई ऐसी बॉडी हो, संस्था हो। तो इस प्रकार तो अनुच्छेद 39 ए को प्रभावी बनाने के लिए, इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने 1987 में एक्ट लाया। कौन सा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। यह आया और इसके माध्यम से 9 नवंबर 1995 को नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नलसा की स्थापना की गई। यह राष्ट्रीय लेवल पर थी। और अगर बात करें स्टेट लेवल पर, तो स्टेट लेवल आपका जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी थी, सलसा बोलते हैं इसको। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी थी, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी थी। तो इन 3 लेवल पर इन बॉडीज की स्थापना की गई। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के माध्यम से 9 नवंबर 1995 को क्या नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की स्थापना की गई। और इसी के बाद आपका जो है स्टेट लेवल पर भी किया गया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी किया गया है। आपको एक बात और इसमें ध्यान रखनी है, 9 नवंबर 1995 को स्थापना की गई, इसलिए 9 नवंबर को हम एक दिवस मनाते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। और वह कौन सा दिवस है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, राष्ट्रीय विधिक विधिक सेवा दिवस कब मनाते हैं, 9 नवंबर को मनाते हैं। 9 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। 9 नवंबर को मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, सलसा डलसा इन 3 बॉडीज की स्थापना की गई आर्टिकल 39 ए को प्रभावी बनाने हेतु। तो 39 का काम खत्म हो चुका है। तो अभी तक हमने क्या देखा, 39 का मूल पार्ट जिसमें ए बी सी डी ई एफ ये 3 भाग थे, इनको याद रखना है। और ये 39 का ए है, ये कैपिटल वाला है, कैपिटल है, तो इसका मतलब ये संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, 39 ए को भी मैंने पढ़ लिया है। इसमें क्या, समान अवसर के आधार पर न्याय देना एवं निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े। तो 39 ए भी देख लिया। 39 ए को प्रभावी बनाने हेतु सरकार ने यह कानून लाया, एक्ट लाया, कौन सा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। और इस कानून के माध्यम से एक बॉडी की स्थापना की गई जो 9 नवंबर 1995 को की गई। क्या बोलते हैं उसको, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की अगर बात करें तो इसका जो संरक्षक होता है वह भारत का
चीफ जस्टिस होता है यानी सीजीआई होता है। और अगर बात करें इसका एग्जीक्यूटिव जो प्रेसिडेंट होता है, एग्जीक्यूटिव क्यूटिव यानी कार्यकारी जो अध्यक्ष होता है, कार्यकारी लिखिए हिंदी में सीधा कार्यकारी अध्यक्ष। कार्यकारी अध्यक्ष जो होगा वह कौन होगा? वह होता है आपका सेकंड मोस्ट, जो यानी सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम, और जानते होंगे वरिष्ठतम ही आगे चल के सीजीआई बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो सेकंड मोस्ट सीनियर जज होता है, सेकंड मोस्ट सीनियर जज होता है, वरिष्ठतम जज न्यायाधीश, वही इसका कार्यकारी अध्यक्ष बनता है। और संरक्षक यानी इसको रक्षा इसकी कौन करता है? संरक्षक के तौर पे जो होता है वह भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। तो सलसा, डलसा, नलसा, ये तीनों को याद रखना है। तो नलसा मैंने बता दिया, नलसा की स्थापना और नलसा के संरक्षक होते हैं सीजीआई, और नलसा के अध्यक्ष होते हैं कार्यकारी अध्यक्ष जो होते हैं सेकंड मोस्ट सीनियर जज होते हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। अब बात करें अगला आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 को देखिएगा। आर्टिकल 40 में अगर बात करें तो आप सिर्फ यही पढ़ते होंगे पंचायतों का गठन व्यवस्था है, पंचायतों के गठन की बात है। तो ऐसा बात तो है ही है कि राज्य जो है क्या करेगा? राज्य पंचायतों के, ग्राम पंचायतों लिख लीजिए, पंचायतों नहीं ग्राम पंचायतों, ग्राम पंचायतों की स्थापना को बढ़ावा देगा और इसका विकास इस रूप से करेगा, इसका विकास इस तरीके से करेगा ताकि ये स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नेंस इकाइयां बन सकें, यानी स्वशासन की इकाइयां बन सकें। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह ग्राम पंचायतों की स्थापना को बढ़ावा दे, साथ में इनका विकास इस तरीके से करे ताकि वह स्वशासन की इकाइयां बन सकें। तो यह बात लिखी है आर्टिकल 40 में। और यह आर्टिकल 40 जो है आपको अच्छे से पता होगा कि यह गांधीयन फिलॉसफी से प्रेरित है, गांधी जी की प्रेरणा से ही है। गांधी जी संविधान सभा में नहीं थे, आपके किसी भी कार्य में सम्मिलित नहीं थे संविधान के निर्माण संबंधी, लेकिन उनके विचारों को लिया गया आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। तो उनके विचारों से प्रेरित है। गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते थे, ग्राम स्वराज यानी गांव जो हों वह आत्मनिर्भर हों, आत्मनिर्भर ग्राम की बात करते थे, ग्राम स्वराज की बात करते थे। तो उन्हीं विचारों से प्रेरित है। और यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है कि गांधी जी के विचारों से प्रेरित होने वाले डीपीएसपी में कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 40 पहला मैं बता रहा हूँ, आगे जो भी अनुच्छेद आएंगे उसकी बात भी वहां पे करेंगे। तो आर्टिकल 40 जो है गांधीयन फिलॉसफी से प्रेरित है, गांधी जी के विचारों से प्रेरित है, क्योंकि गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते थे, ग्राम पंचायतों के गठन की बढ़ावा देना यह गांधी जी की विचारधारा थी। और गांधी जी ग्राम पंचायतों को आपका आत्मनिर्भर करने की बात करते थे। तो उसी विचारधारा से प्रेरित है डीपीएसपी का आर्टिकल 40। और आगे भी हम जिस अनुच्छेद में गांधीयन फिलॉसफी, गांधी जी की विचारधारा का अंश आएगा उसको हम वहां पे बताते चलेंगे। तो इस प्रकार आर्टिकल 40 आपको ध्यान रखना है। और आर्टिकल 40 सबको रटा होता है। तो यह बात आपको रटा होना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात जो मैंने बताया कि यह भी आपको याद रखना है कि इसमें यह भी बात लिखा है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों का विकास इस अनुरूप से करेगा, इस तरीके से करेगा ताकि ये स्वशासन की इकाइयां बन सकें। तो यह बात भी आपको याद रखनी है, गांधीयन विचारधारा से प्रेरित है। तो इस तरीके से आपका आज की चर्चा, आपका आर्टिकल 40 तक मैंने देखा है। 2 केसेस माधवराव सिंधिया और काजी रुस्तम वाला भी आपको याद रखना है, क्योंकि वह आपका डीपीएसपी से भी संबंधित है और फंडामेंटल राइट से भी संबंधित है। आर्टिकल 39 बी भाग जो है और सी भाग को वरीयता दी गई फंडामेंटल राइट पे, यानी डीपीएसपी को श्रेष्ठ बताया गया किससे? फंडामेंटल राइट से। यह आपका किया गया। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल 31 के सी भाग में यह किया गया था। संविधान संशोधन जो 25वां था उसको भी याद रखिएगा। तो कुल मिला के आज की चर्चा होगी यहीं पे समाप्त। आप लोगों को यह क्लास कैसी आई, पसंद आई, कैसी लगी
या कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आपको देना है, ज़रूर देना है। जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, क्योंकि आपके फीडबैक के अनुसार ही हम चलते हैं। आपका जैसे प्रतिक्रिया होगी वैसे हमारा काम होगा। तो इस तरीके से आपका फीडबैक बहुत अनिवार्य है, करते रहिए। आपका समर्थन भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मिलेंगे फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।